हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जीएस या सामान्य अध्ययन की पॉइंटर वाइज ये सीरीज है। इसके अंतर्गत जो भी आगामी परीक्षा है उनके लिए भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी तथ्यात्मक और अध्ययनवार ए बिंदुवार संख्याओं का संकलन है। इसके अंतर्गत यह जो है वह घटना चक्र पुनरावलोकन का एक सार के तौर पर है। इसमें हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वह आता है हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा, फिर मध्यकालीन भारत के चैप्टर को कंप्लीट किया और अभी हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वह है नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट किए, जिसमें टॉपिक जान लेते हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कंप्लीट किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत यूरोपीय आगमन से लेकर अन्य जन आंदोलन तक के पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। पार्ट सेकंड से आधुनिक शिक्षा के विकास से ये टॉपिक फिनिश किया। कहाँ तक आया हमारा आधुनिक शिक्षा के विकास से यहाँ तक खिलाफत आंदोलन तक हमने ये टॉपिक को कवर किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है हमारा वह पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम टॉपिक को कवर करेंगे असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, फिर आता है आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का चेहरा कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, प्रांतीय चुनाव, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, देसी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारत का संवैधानिक विकास और आधुनिक इतिहास की विविध को आज कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा इस श्रृंखला के अंतर्गत जो भारतीय इतिहास है उसके अंतर्गत ही लास्ट चैप्टर होगा, कि जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और ये मॉडर्न इंडिया का अलग अलग करके इसको कंप्लीट किया गया। मेडिवल इंडिया के पार्ट 3 है, जिसके अंतर्गत कुछ पार्ट फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कुछ टॉपिक को कवर किया गया, सेकंड पार्ट के अंतर्गत कुछ टॉपिक को कवर किया गया और थर्ड पार्ट के अंतर्गत सभी टॉपिक को कंप्लीट किया गया, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के अंतर्गत। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वह असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन से शुरू करके आधुनिक भारत की विविध तक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला नंबर पर आता है कि वर्ष 1920 के नागपुर में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था CR राव दास के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन का आंदोलन कब शुरू हुआ था? वर्ष 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। फिर आता है कि खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार तथा रॉलेट एक्ट में से वह कारण जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था, वह कौन सा कानून था? नमक कानून। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। फिर आता है 1919 के सुधारों की भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। फिर आता है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में क्या क्या सही है। इसमें इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी और एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। तो यह असहयोग आंदोलन के संदर्भ में ये सत्य कथन है, जिसको आपको डायरेक्ट ही याद करना है। फिर आता है आपका कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लोगों को शराब से पहले परहेज करने का आग्रह किया। इसके फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। तो उस प्रदेश का नाम क्या है? वह बिहार राज्य था। फिर आता है असहयोग आंदोलन से के संदर्भ में कौन कौन सा सत्य है, जिसके संदर्भ में ये विशेषताएं दी गई हैं कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तो ये असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। फिर आता है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा वापस कर दिया था, तो वह कौन सी उपाधि थी? केसरे हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। वह कौन थी? चित्तरंजन दास। फिर आता है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो यह कौन रहे? बाल गंगाधर तिलक।
फिर आता है आपका कि राहुल सांकेतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा में। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? 4 फरवरी 1922। चोरी चोरा स्थित है कहाँ पर? जो गोरखपुर जनपद में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन या नॉन कॉरपोरेटिव मूवमेंट वापस लिया था किसके कारण? चोरी चोरा कांड के दौरान। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। अब आता है आपका कि असहयोग आंदोलन को वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ और वह समाप्त हुआ कब? 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजी ने। फिर आता है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है कि चोरी चोरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो यह असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। फिर आता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। चोरी चोरा कांड, बारदोली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का स्थगन किसका? यह इसका सही क्रम है। फिर आता है 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियां का पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। फिर आता है नेक्स्ट कि वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि वह निष्ठुर बर्बादी है। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 के दौरान स्थापित किया गया था वह कौन सी थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया को असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। 1921 से 1922 के अंतर्गत असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। अब आता है आपका सही सुमेलित का कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1909 में पार्लियामेंट सुधार हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। अब इसमें सही सुमेलित करने को दिया गया है कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ और अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ। तो ये सभी डेट आपको याद करनी है। इसी तरीके से ये सुमेलित करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन और कारण दोनों तो सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं है। तो आपको कथन भी याद कर लेना है, कारण भी, कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया और इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। अब आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा और जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, तो जयप्रकाश नारायण वो थे। फिर आता है असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की हुई थी किसने? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, P सेठना, शीतलवाड़ आदि ने। अब आता है स्वराज पार्टी के संदर्भ में कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। तो स्वराज पार्टी के संदर्भ में पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से हुई थी उसका कारण क्या था? कि वह गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर और उन्हें काम करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना है। फिर आता है स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया गया था CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में कौन सी पार्टी गठित की गई थी? स्वराज पार्टी। उसके बाद आता है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, C राजगोपालाचार में से कौन दल में नहीं थे? तो C राजगोपालाचार जो थे वह इस दल में शामिल नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। वह कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। फिर आता है कि इसमें सही घटनाओं का कालानुक्रम दिया गया है कि लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, फिर उसके बाद स्वराज दल का स्थापना हुई थी। फिर आता है कि इसमें कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया हुआ था, तो ये M.A. जिन्ना थे। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? चित्तरंजन दास। फिर आता है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? CR दास के द्वारा। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। अब आता है कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था किसने? मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम
भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वह विट्ठल भाई पटेल थे। अब आते हैं साइमन कमीशन पर, जो कि 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन में पहला आता है कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन आरंभ हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन आयोग की नियुक्ति की गई थी वर्ष 1927 में। इसके बाद आता है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया था, वह संवैधानिक सुधार पर विचार के उद्देश्य से आया हुआ था। अब आता है कि साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, वह सर जॉन साइमन था। जिनके सुझावों के आधार पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, वह लॉर्ड इरविन के। फिर कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, और ये इसकी व्याख्या भी है कि कथन है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और कारण है कि साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस कारण से कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया हुआ था। अब आता है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में क्या सही है कि उनकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया हुआ था। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में क्या सही है? इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी हुई थी। लाला लाजपत राय के घायल हुए थे किस वजह से? कि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय घायल हुए थे। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है लाला लाजपत राय को। फिर आता है कथन और कारण, जिसमें दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। कथन कहता है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, और कारण कहता है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो ये कथन और कारण एक दूसरे की अभिपुष्टि है। अब आता है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसके द्वारा? ML नेहरू के द्वारा। राजगोपालाचार और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी। अब आता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की गई है कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। अब आता है कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है। कौन कौन संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। फिर आता है नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गया था। इसका क्या विषय था? यह मोतीलाल नेहरू की कमेटी द्वारा तैयार की गई थी यह नेहरू रिपोर्ट, जिसका उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, वह 1929 दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन से संबंधित था। फिर आता है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग कहाँ, किसके विरोध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इस लीग की स्थापना की गई थी। अब आता है आपका नेक्स्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, जो कि 1929 में आया था। इसके संदर्भ में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिभाषित किया जाए। तो इसमें मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। हसरत मोहानी ने कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कब? वर्ष 1929 में। फिर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित करना था। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आता है 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वतंत्रता का नवग्रही तिरंगा पहली बार लहराया गया 31 दिसंबर 1929 को। वह राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वह लाहौर अधिवेशन 1929 था। फिर इसके बाद आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया हुआ था।
फिर आता है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी इसके अंतर्गत इस अधिवेशन में शामिल थी। पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आता है आपका नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में पहला क्वेश्चन आता है कि कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार किस सत्र में दिया गया था? तो यह आपको लाहौर सत्र के अंतर्गत इसको आरंभ करने का प्रावधान किया गया था, अधिकार दिया गया था। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की हुई थी साबरमती से। फिर आता है इसमें कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ से? दांडी से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी वह गुजरात था। गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ने इनके नमक आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारडोली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा चली थी 14 दिन तक। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले घटित घटना है साइमन कमीशन का आगमन। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन को वर्ष 1930 में चलाया गया था। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और M.K. गांधी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? गांधी जी की दांडी यात्रा से। फिर आता है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है कि यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से यह आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। तो यह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में ये सभी सत्य कथन है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान था किसका नाम? अब्बास तैयब जी का। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरबदा जेल में। फिर आता है आपका नेक्स्ट की वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपनी साबरमती आश्रम ठहराया था वह बेब मिलर थे। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था सी राजगोपालाचार्य ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक के साथ ही एक और कर का विरोध किया था वह चौकीदारी कर था। फिर आता है कि भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड स्कर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतदार ने आह्वान किया था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अब आता है आपका लाल कुर्ते दल को संगठित किया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजों को निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से लिए इनकार कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था 13 जून 1932 को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, वह कहाँ की थी? पटना की। अब आता है आपका गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से कहा कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में सम्मिलित मांगे कौन कौन सी थी? कि पहली थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरी थी असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। और तीसरी मांग थी कि केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो ये गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में ये प्रमुख मांगे थी। 5 मार्च 1931 को हुआ समझौता कौन सा था? गांधी इरविन समझौता। फिर आता है कि वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया था वह प्रस्तावित था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था एलन कैंपेबल जॉनसन के द्वारा।
अब आता है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संदर्भित प्रश्नोत्तरी, जिसमें 1931 में यह अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के सभापतित्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प प्रारूपित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। H.C. बोस ने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये प्रमुख क्रम है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित घटनाओं का क्रम दिया गया है। गांधी इरविन समझौता, फिर राजगुरु को फांसी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का क्रम है कि गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर उसके बाद पूना समझौता हुआ था। तो ये सभी क्रम है। अब आता है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोलमेज सम्मेलन में पहला आता है कि मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सत्य कथन दिए गए हैं कि यह 1930 में आयोजित हुई थी और इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। तो इसको एक पॉइंट वाइज याद कर लेंगे कि गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। अब आता है आपका कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? केटी पॉल के द्वारा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब इसमें कथन और कारण दिए गए, जिसमें आपका कथन गलत है, कारण सही है। इसमें जो कारण दिया गया है कि गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, वह कौन सा हॉल था, कहाँ पर ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। फिर आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने बंबई से लंदन में जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपूताना। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे, कहाँ से? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा था वह क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। फिर आता है कि वह भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वह BR अम्बेडकर जी थे। अब आता है आपका नेक्स्ट 1930 से 1932 में भारत और ब्रिटेन के बीच राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया। उनके उसी रूप में उल्लेख गलत होगा। कौन सा? ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो इसके कारण ये इसमें कुछ सही है कुछ गलत है। तो इसका ये स्पष्टीकरण है कि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, लेकिन इन तीनों का सम्मेलन एक ही अवस्था में और एक ही सत्र में संपन्न हुए थे। अब आता है कि गोलमेज सम्मेलन को 1932 में ये कौन सा हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सही कथन दिए गए हैं जिसको आपको पॉइंट वाइज याद कर लेना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। दूसरा पॉइंट आता है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तीसरा पॉइंट आता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये सभी कथन आपको पॉइंट वाइज याद करना है। अब आता है कि सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट के बारे में, जो कि 1932 को हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। फिर आता है इसमें कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही और कथन कारण का स्पष्टीकरण भी है। जिसमें कथन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार को घोषणा की हुई थी। कारण कहता है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही आपके सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने पृथक चुनाव क्षेत्रों में आरक्षित सीटें आवंटित की थी मुसलमानों, सिखों और अनुसूचित जातियों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। कम्युनल अवार्ड के समय यह पहला आमरण अनशन शुरू किया था।
वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रदान किया, इसलिए किया क्योंकि रैमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की हुई थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? क्रमशः 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड में 71, पूना पैक्ट में 147। पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। इसमें कथन और कारण पुनः दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत दोनों सही और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी है। कि कथन कहता है कि पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, और कारण कहता है कि उसके माध्यम से संसद तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं। अब आता है इसमें फिर से कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें दोनों कथन सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। कथन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, और कारण कहता है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। अब आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। वह कौन सा समझौता? पूना समझौता था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे इसके अंतर्गत आता है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता, जो कि 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था, और इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे और गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब आता है आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया था पूना समझौता। BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C राजगोपालाचारी तथा MK गांधी ने 1932 में एक ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और C राजगोपालाचारी के द्वारा यह किया गया था। अब आता है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। अब आता है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GD बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या है? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, इस कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। अब आता है आपके क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संदर्भ में 1934 में जो हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 में हुई। MN राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम ताड़ू पिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन से थे? जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। फिर इसके बाद आता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन से थे? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। और श्री नरसिंह नारायण थे एक समाजवादी। इसमें सत्य कथन दिए गए हैं कि 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, और इसको समस्त भारत में बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला हुआ था। अब आता है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन, जो कि 1937 में हुआ था। इसके संदर्भ में कि वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। वह कौन सी जगह थी? पंजाब में। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में रहता है कि बम्बई, असम, उड़ीसा, बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ था, वह बम्बई और असम था। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। वह वर्ष 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना मध्य प्रांत, उड़ीसा। वह प्रांत जहां पर वर्ष 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई हुई थी, वह बिहार, मद्रास और उड़ीसा है। बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, वह पंजाब था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों को गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह का। इसके बाद आता है कि बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था श्री कृष्ण सिन्हा ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था वर्ष 1939 में। कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई कार्यकारिणी समिति 1937 में। वर्ष 1937 में
के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का सही कालानुक्रम क्या है कि पीरपुर रिपोर्ट आई थी, फिर शरीफ रिपोर्ट, फिर उसके बाद मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, इसके अंतर्गत यह रिपोर्ट आई हुई थी। इसके बाद आता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, जो कि 1939 में हुआ था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता एस.सी. बोस के द्वारा की गई। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह स्थित है गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और यह त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के तहत सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था वह कौन सा था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी ब्रिटेन के साथ युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है, वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अब आता है देशी रियासतों के संदर्भ में कि 1937 में बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था कि भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन वर्ष 1927 में हुआ। वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय का आधिकारिक हुआ था वर्ष 1947 में। इसके बाद आता है कि राज्यों का विलयीकरण की नेतृत्व हुआ था सरदार पटेल में। अन्य रजवाड़ों के में भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था वह जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वह 26 अक्टूबर 1947 को अभिन्न अंग बना हुआ था। फिर आता है आपका कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में वह प्रांत जिसमें एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी पंजाब ने। देशी राज्यों में यथावत या स्टैंड स्टिल समझौते पर पक्षधर थे हैदराबाद के। अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में पहला क्वेश्चन आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नीति क्या थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें दोनों ही असत्य हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी, तो ये दोनों ही असत्य हैं। अब आता है कि वर्ष 1939 में भी कथन और कारण दिए गए हैं, लेकिन ये दोनों सही भी हैं और दोनों एक दूसरे की स्पष्टीकरण के तौर पर व्याख्या भी है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और इसका कारण था कि ये कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया हुआ था। अब आता है द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था वर्ष 1945 में। द्वितीय महायुद्ध विश्व युद्ध जो हुआ था समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। अब आता है पाकिस्तान की मांग के बारे में। पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में आता है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों के द्वारा। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किया गया था सर मोहम्मद इकबाल ने। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य के प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इसके बाद आता है कि पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था सरोजिनी नायडू ने। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है का व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में साहित्य कथन दिए गए हैं कि वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में एक असत्य कथन दिए गए हैं। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। अब आता है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा है
किसके द्वारा लिखा गया है? नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली के द्वारा लिखा गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुज्जमान ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसे जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वह लाहौर में है। फिर आता है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था लाहौर में। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था वह 23 मार्च 1943 थी और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में हुआ था कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया जो कि थे विनोबा भावे। फिर आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? महात्मा गांधी ने। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट क्रिप्स मिशन के बारे में जो कि 1942 में आया था। भारत में क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में आया। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप की घोषणा जो कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए हुए थे उसमें सम्मिलित थे कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख सही प्रारूप की घोषणा के संदर्भ में इसके संदर्भ में ये सही है। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना है। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में सही है कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान दर्जा द्वारा निर्मित संविधान मान्य होना, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर नहीं रह सकता है। इसके संदर्भ में क्रिप्स मिशन के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं। अब आता है जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के एक उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक अपना क्राइसिस बैंक कहा गया है, पर किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। क्रिप्स प्रस्ताव में सम्मिलित प्रावधान है कि संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। अब आता है कि वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा हुआ था वह विंस्टन चर्चिल था। फिर आता है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा गया, किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी की कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर आता है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में। फिर आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के जिस मैदान में पारित किया गया था वह था ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा हुआ था। फिर आता है कि यह कथन जब हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मारो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा। करो या मारो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है कि आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था और इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। उपयुक्त सभी पार्टियों ने ए आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर आता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और
AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो ये आंदोलन के प्रमुख फल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? उषा मेहता के द्वारा। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम था लुई फिशर। फिर आता है महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर कौन थे? एक अमेरिकी पत्रकार। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार और संयुक्त प्रांत में। इसमें कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन और कारण दोनों ही सही है कि लॉर्ड लिन्थुओ ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। और दो कारण आता है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन के उठ खड़े हुए थे। अब आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कौन सी जेल में? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। फिर आता है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान मिली भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। गंगाराम भीमदेव नामक 2 भाई शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों ही एक दूसरे के स्पष्टीकरण है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली और करो और मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। फिर आता है और भी कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन सही है, कारण गलत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। और इसमें कारण गलत है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। इस प्रश्न के अंतर्गत भी कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। कथन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे से नजदीक आ गए। और कारण कहता है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस अधिवेशन से दूर रहने के लिए कहा था। अब आता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, वह भारत छोड़ो आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी, वह भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी बलिया और सतारा में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। कथन और कारण दिए गए, जिसमें दोनों सही और सही एक दूसरे की व्याख्या भी है। कथन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी। कारण कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति स्थानांतरण प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचार्य ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत के द्वारा तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल में से एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो था वो संवैधानिक प्रतिरोध का हल, इसमें से ये आपका सही है। ऑपरेशन रूबिकॉन कूट से संबंधित है कि जेल में गांधी की आमरण अनशन से। मातंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली तथा शांति घोष में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यह शांति घोष हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। अब आता है आपका सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वह कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में की। INA दिमाग की उपज थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहन सिंह के द्वारा। फिर आता है कि INA के मानसिक पुत्र था वह ज्ञानी प्रीतम से मेजर आई वाची फूजीवारा। INA की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की हुई थी।
वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई हुई थी। तत्कालीन मलय में सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ है? रंगून में। रशीद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, वीसी दत्त में से वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज में से नहीं जुड़ा था? बीसी दत्त। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे, शीलभद्र याजी। फिर आता है द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। जब सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। फिर आता है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसने 7 वर्ष कारावास का दंड दिया गया? राशिद अली। गुरदयाल से, प्रेम सहगल, मोहन से, शाहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? मोहन सिंह ने। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भूला भाई देसाई के द्वारा। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया लाल किला दिल्ली से। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श से ढिल्लो याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले के ने दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा कैलाश नाथ काटजू में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी पैरवी नहीं की हुई थी। अब आता है आपका कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटना है बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवादी, फांसीवादी तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब आता है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा। वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी मैसी कौन इनका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी जो थे जो इसके सदस्य नहीं थे और इसके सदस्य थे सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका प्रस्ताव मई में आया और इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह कैबिनेट मिशन के संदर्भ में है। फिर आता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहकार भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण के अधिकार में सही नहीं है पाकिस्तान की स्वीकृति का होना। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कहा गया कि वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया और जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे वह कैबिनेट मिशन 1946 था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है कि इसने एक संघीय सरकार के रूप में सिफारिश की हुई थी। कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन और कारण सही है लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और कारण कहता है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अब आता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था वह महात्मा गांधी थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड बेबिल दोनों से वार्ताएं की अबुल कलाम आज़ाद ने। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब आता है आपका संविधान सभा 1946 के बारे में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी 1934 के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने 1936। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। फिर आता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित
कि प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, 10 लाख व्यक्ति के। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहे। इसमें सही कथन दिया गया है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे और ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर के द्वारा संभाला गया। अब आता है अंतरिम सरकार के गठन, जो कि 1946 में हुआ। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कांग्रेस कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया गया। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली के द्वारा किया गया। जब वित्त वर्ष 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम को। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर और बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आजाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे लियाकत अली और अबुल कलाम आजाद। अब आता है कि इसमें नोट दिया गया है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे और लियाकत अली सहित सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया था। फिर आता है कि वर्ष 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बंगाल में बनाई थी। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को बनाने को सुनिश्चित किया हुआ था। अब आता है आपका भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के संदर्भ में कि जब भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके की जिस पार्टी की सत्ता थी वह लेबर पार्टी थी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की हुई थी फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटेन वायसराय के रूप में भारत आए हुए थे, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना का आधार देश के विभाजन की सत्ता के हस्तांतरण की इनका आधार बनी हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947 में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। कथन और कारण दिए गए जिसमें दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की और अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। फिर आता है कथन और कारण, जिसमें आपका कथन गलत है, कारण सही है कि कारण सही बता देते हैं कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन की प्रभुसत्ता संपन्न थी शासक ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। फिर आता है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। अब आता है आपका कि कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन तो आपका सही है लेकिन कारण गलत है कि कथन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। फिर आता है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का निर्धारण के लिए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रेड क्लिफ के द्वारा। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी तथा अबुल कलाम आजाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया हुआ था? अबुल कलाम आजाद ने।
वर्ष 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने के बाद राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया गया डॉक्टर किचलू ने। फिर आता है वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जेबी कृपलानी के द्वारा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सरकार के रूप में सत्ता ग्रहण की थी संविधान सभा ने। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन गाया था सुचेता कृपलानी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। फिर आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम दिया गया है। पहले नंबर पर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, फिर S राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर BB गिरी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कि किसकी अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में दिया गया है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के संदर्भ में इसमें दिया गया है। अब आता है आपका कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? जेबी कृपलानी। माउंटबेटन योजना जो कि जून 1947 में आई थी कि लोक निर्णयार्थ संस्तुति दी हुई थी सिंध बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जेबी कृपलानी के द्वारा। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह किसने कहा था? R कॉम्पलैंड ने। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है, यह किसके द्वारा कहा गया था? KM पडिक्कर के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज षष्ठम। अब आता है भारत के संवैधानिक विकास के बारे में कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1774 में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश एलिजा एमपी थे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय के अस्वीकार करने का अधिकार 1786 के एक्ट में मिला था। अधिनियम जिसके तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल को फैसले को रद्द करने का अधिकार 1786 के एक्ट में के तहत दिया गया था। 1793 ईस्वी में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया था और ऐसे विनिमय का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संक्रांतित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो इसके संदर्भ में भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी में। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम में। अब आता है कि चार्टर अधिनियम 1813 में भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण था कि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से एक नहीं था। तो इसमें से जो इसके सभी कथन दिए गए उसमें एक था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, यह प्रावधान नहीं था। अब आता है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी गई थी माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के सिद्धांत स्वीकार किए गए थे 1853 में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था चार्टर एक्ट 1853 में। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी 1922 में।
भारतीय सिविल सेवक के संदर्भ में सत्य कथन दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। फिर आता है आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पिट्स एक्ट 1984 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम और 1773 के द्वारा। ईसाई मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दी गई। और भी अन्य सुमेलित हैं जिसमें आता है भारत का उपनिवेशी और सरकार के अधिनियम प्रावधान दिए गए कि चार्टर एक्ट 1813 भारत में कंपनी का व्यापार और एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी समाचार पत्राचार दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रभुत्व करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 में सरकार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के ब्रिटेन के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के तहत की गई थी वह कौन सा अधिनियम था? 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। अब आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया 1834 ईस्वी में। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था 1858 की भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। इसमें सत्य कथन दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अब आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत कहा गया कि जिसमें सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार पर बल दिया गया। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम प्रमुख निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की 1892 ईस्वी में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लिए गए 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में की गई। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जिस अधिनियम द्वारा की गई थी वह कौन था? मार्ली मिंटो सुधार 1909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा की जाती है मॉन्टेगू घोषणा के नाम पर। फिर आता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के अंतर्गत आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। द्वैध शासन का जनक सर लियोनेस कॉर्टिस को माना जाता है। 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी वर्ष 1919 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन या डायआर्की सिद्धांत निर्दिष्ट करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का प्रस्ताव संबंधित है संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को परिभाषित किया गया। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था वर्ष 1919 में। अब आता है कि भारत सरकार अधिनियम के बारे में सत्य कथन दिए गए हैं कि यह अधिनियम केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ तथा मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बनाए गए थे। इसमें कथन और कारण दिया गया है जिसमें कथन गलत है, कारण सही है। कारण कहता है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। फिर से इसमें कथन और कारण दिए गए जिसमें कथन और कारण सही है, दोनों ही एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। जिसमें कथन कहता है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन और कारण कहता है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया। अब आता है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मुख्य तत्वों में सम्मिलित थी एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। 1935 की भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में विशेषाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना।
भारत सरकार अधिनियम 1935 की समाप्ति थी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संबंधित है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय जो कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में 7 राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में एक विशिष्ट युक्त नहीं है। केंद्र में और 7 राज्यों में भी द्वैत शासन का होना, इसमें ये वाला नहीं है और सभी है। फिर आता है वर्ष 1935 में भारतीय शासन अधिनियम। प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा गया था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। वह अधिनियम जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वह 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, लखनऊ अधिवेशन 1936 के तहत। अब आता है आपका कि केंद्रीय विधानसभा के बेनिर्वाचन जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे, जिसके अंतर्गत 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 में 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। भारत शासन अधिनियम का 1935 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्दिष्ट अनुदेश पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। किसने कहा था? यह BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। उपयुक्त बात को संविधान सभा के सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था। इसमें सुमेलित करने को दिया गया है कि दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय सरकार अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए थे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं गवर्नर जनरल को और भारतीय परिषद या इंडिया कौंसिल को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पर ये विभिन्न टॉपिक जितने भी थे मेजर वाले वो सभी कंप्लीट होते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है आधुनिक इतिहास के विविध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टार्टिंग से एंड तक के सभी टॉपिक को कवर करेगा। जिसके अंतर्गत आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में, इसके तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी। तो ये सही कथन है। फिर आता है 19वीं शताब्दी में देश में जिसमें भारत का ओर से विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था वह रूस था। फिर आता है सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि 1773 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और भी अन्य सुमेलित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54, 1749 से 54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। अब आता है आपका इसमें इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। एक्स लापला की संधि 1748 में। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में हुआ था और डुप्ले की पच्चुक्ति 1754 में हुई थी। अब आता है पुनः जजिया कर कब लगाया गया था? फर्रुखसियार के समय में। मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड के समय में किया गया। सती प्रथा का निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा हुआ। दासता का अंत लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित था थॉमस मुनरो के संदर्भ में। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल का प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है उड़ीसा अकाल, जो कि 1866 से 67 को कहा गया। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया गया था स्ट्रेची आयोग ने। इसमें
सूची दी गई है कि एंड्रू फ्रेजर के द्वारा पुलिस आयोग का गठन किया गया। एंटनी मैकडोनाल्ड काला आयोग से संबंधित थे। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ सिंचाई आयोग से और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग से। और भी अन्य सुमिलित थे कि 1767 से 59 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 से 92 के बीच तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1845 से 46 के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। सही कालानुक्रम दिया गया है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस फिर आया था, फिर उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड अवध एक्ट इसके अंतर्गत आया हुआ था। तो इसको सिक्वेंस वाइज याद करेंगे। अब आता है बाल विवाह हुआ था। एम.जे. रानाडे के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। अब आता है इसमें संधियां दी गई। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। मैंगलोर की संधि वर्ष 1784 में हुई। सालवाई की संधि वर्ष 1782। मद्रास की संधि वर्ष 1769 में हुई। अब इसमें सही कालानुक्रम दिया है। संकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में एवं मुंडकी का युद्ध 1845 में हुआ। सही कथन दिया गया है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 में प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान और ने रोहिलखंड का नेतृत्व किया और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया और तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों को संभाला हुआ था। अब इसमें एक विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ था और यह विज्ञापन कब छपा था? 7 जुलाई 1896 को यह विज्ञापन छपा था कि द मार्बल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ साइज repronounce cinematograph a few exhibition will be given at Watson's Hotel tonight। ए टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 जुलाई 1896 को यह आर्टिकल छपा हुआ था। फिर आता है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड एटली को। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह अरविंद घोष ने कहा था। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, उसमें लेखक थे अरविंद घोष। फिर आता है कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हों, वह एनी बेसेंट ने कहा था। जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, वह महात्मा गांधी ने कहा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1931 में हुआ। 2 नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, उसमें गांधी और तिलक रहे। लाला लाजपत राय के संदर्भ में सत्य कथन है कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय शामिल हुए। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बिंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की, वह जीबी मावलंकर रहे। इसमें सही कथन दिया गया है कि पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ईवी रामास्वामी के नायकर के संदर्भ में सही है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी वर्ष 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य है कि उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा और उन्होंने गीतों में मराठों की बहादुरी का वर्णन किया हुआ था। फिर आता है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों, यह कथन रास बिहारी बोस का रहा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई थी।
राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दादा भाई नेहरू के द्वारा कहा गया था। चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमझेरा नरसंहार में से मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार को। भारत में बॉय स्काउट या वॉलचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता बेडन पॉवेल रहे हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में रखमाबाई मुकदमा केंद्रित था। सहमति की आयु के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से संबंधित था। भारत में स्वतंत्रता से संबंधित कथन दिए गए हैं, जिसमें सभी ही सत्य हैं कि रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। दूसरा आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। तीसरा आता है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। भारत में समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मॉरिस रहे। समाजवाद का वह समर्थक जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, वे जवाहरलाल नेहरू थे। साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बायकॉट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में उस व्यक्ति के नाम पर आधारित थी जिन्हें सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया, वह बॉयकॉट था। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा हुआ था NM जोशी को। सही कथन दिए गए हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया हुआ था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ये प्रमुख सत्य कथन दिए गए हैं। अब आता है सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें घटनाएं और वर्ष दिए गए हैं जिनको आपको डायरेक्ट ही याद करना है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, 1881 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में दिया गया। करजन वाइसी की हत्या 1909 में हुई। अल हिलाल के प्रकाशन 1912 में रहा। वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। यह कथन रजनी पामदत्त ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में सही कालानुक्रम में तीसरे स्थान पर दांडी मार्च आता है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में कथन सही है कि महात्मा गांधी ने गिरमिटिया या अनटैक्सेड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के फलस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, वह अरुणा असफल रही। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसके द्वारा कही गई थी? सरदार पटेल के द्वारा। वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा उठाई गई। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने की हुई थी। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सबसे करीबी वर्ष 1925 रहा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान था। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को जाना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का पर यह कहकर आक्रमण किया गया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक है, यह डॉक्टर BS मुंजे ने कहा था। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल हुई थी क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लेने के लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे बिहार के। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी। अब आता है आपका कि सही कथन दिए गए हैं कि संत फ्रांसिस जेवियर
जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान भी किया जाता था। जगत नारायण लाल को जेल भेजा गया था, हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा तथा महादेव देसाई की समाधियां कहाँ बनी हैं? आगा खां पैलेस पूना में। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं। भारत में औपनिवेशिक काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। कैथरीन मेयो, एडल्स हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष है जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए, वह 1943 थे। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी के सिद्धांत प्रस्तुत किए। गुटनिरपेक्षता का 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। गोवा में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा पुर्तगीज को। जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य कथन है कि वे समाजवाद से प्रभावित थे और वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे और वे महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ तथा कुर्मी में से एक वर्चस्व वाली जाति नहीं थी, वह कुर्मी जाति थी। सही कथन दिया गया है कि भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ गए थे। और भी अन्य कथन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इनमें से पहली घटना थी कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ब्रिटिश संसद के सदस्यों के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा की आरंभ की गई थी 1892 में। देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह अबुल कलाम आजाद रहे। फिर आता है इसके बाद कि B.R. अम्बेडकर के संबंध में सही है कि उन्होंने सिद्धांत कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की और 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की हुई थी। इसमें सही कालानुक्रम दिया गया है कि सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति की रिपोर्ट प्रस्तुति हुई। फिर तुर्की को अर्पित शांतिवाद शर्तों की घोषणा हुई। फिर बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ और उसके बाद कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसके बाद आता है कि स्वाधीनता भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह वर्ष 1948 था। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। फिर आता है घटनाओं का। इसमें सही क्रम दिया गया है कि सबसे पहले एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। फिर भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार का गठन हुआ। फिर गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। तो ये प्रमुख इसका घटनाओं का कालानुक्रम है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था सी राजगोपालाचार्य ने। इस ग्रामीण स्थानीय शासन में पंचायती राज नामांकन परिणाम था महात्मा गांधी के सुझाव का। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी उद्योगीकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे? किंतु गांधी जी नहीं थे भारी उद्योगीकरण के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। कराची अधिवेशन में 1931 में कहा था। इसमें सही सुमेलित दिए गए हैं कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास का संगठन 1925 में बना। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में बना। गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं कि गांधी जी को एरबदा जेल ले जाया गया। किस आंदोलन के दौरान? सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने आमरण अनशन सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में किया। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। दिल्ली के समझौते का अनुमोदन किया था और उन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। यह 1939 के कांग्रेस संकट के समय कहा गया था। सही कालानुक्रम लगाया गया है कि असहयोग आंदोलन हुआ था पहले, फिर साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। चोरा चोरी की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता तथा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा सबसे बाद में घटित कौन सा हुआ? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई थी। अब आता है आपका, इसमें सूची दी गई है जिसमें रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टसन, अकाल आयोग जो 1899 में हुआ एंथनी मैकडोनल्ड, सिंचाई आयोग 1921 में
कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। पुलिस सुधार आयोग 1902 में एंड्रू फ्रेजर के द्वारा। इसमें एक कालानुक्रम दिया गया है। दांडी सुधार, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, पूना समझौता। सही क्रम दिए गए। पहले नंबर पर साइमन कमीशन हुआ, फिर दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद पूना समझौता। सही कालानुक्रम दिया गया है कि जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस किया गया पहले नंबर पर, फिर कैबिनेट मिशन का पहुंचना हुआ, फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का प्रारंभ की गई और अंतरिम सरकार का लास्ट में गठन हुआ। पहले नंबर पर इसमें सूरत विभाजन हुआ, फिर आता है साइमन कमीशन हुआ, फिर शबना विज्ञ आंदोलन, फिर खुदाई खिदमतदार आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी में से भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के से संबंधित थे अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी से अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतदार से अब्दुल गफ्फार खान, कृषक प्रजा पार्टी से फजलुल हक संबंधित थे। और भी कई सम्मिलित दिए गए हैं कि बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी, कूका आंदोलन से राम सिंह और लाल कुर्ती आंदोलन से गफ्फार खां सम्मिलित है। अब आता है अवध किसान सभा, जिससे जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित थे। और फिर आता है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन से सर सैयद अहमद खां, ऑल इंडिया किसान सभा से आचार्य नरेंद्र थे और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से एम.एन. रॉय सम्मिलित हैं। फिर आता है कि खिलाफत आंदोलन में अली बंधु, होम रूल आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक, शबीना विज्ञ आंदोलन से खान बंधु, भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी। अब आता है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में। मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जारी की गई। M.K. गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ। S.C. बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। और फिर आता है M.A. जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के संस्थापक रहे। विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। P.G. तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन। अण्णा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी और सरोजिनी नायडू ने धरसना रेड से संबंधित थी। फिर आता है होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन M.K. गांधी और स्वराज पार्टी का निर्माण C.R. दास से संबंधित है। फिर आता है महात्मा गांधी, दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस की पूर्ण स्वराज्य की मांग, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती अभियान और वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। सही क्रम दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर सूरत का फूट, इसके संदर्भ में क्रम है। फिर और भी क्रम में दिया गया है कि पहले नंबर पर चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर सहयोग आंदोलन, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। और भी सही क्रम है कि होम रूल आंदोलन पहले नंबर पर हुआ, फिर रॉलेक्ट एक्ट, फिर साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता। इसके बाद आता है कि अंतरिम सरकार जो है वो 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आशा काली देखते थे और प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लाड़कर जिन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ था और रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने के आंदोलन पर सुझाव दिया हुआ था। तो ये सभी एक अलग अलग करके कथन दिए गए हैं। अब आता है रानी दुर्गावती किससे कहा की थी? गाड़ा मंडेला से। महारानी लक्ष्मी अहिल्याबाई होलकर राज्य से। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से और बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है। घटनाओं का सही क्रम दिया गया है कि बंग भंग लखनऊ समझौता हुआ, फिर आता है रॉलेक्ट एक्ट, फिर उसके बाद द्वैत शासन परिवर्तन किया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट की घटनाओं का सही क्रम में कि लखनऊ समझौता पहले नंबर पर हुआ, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन। और घटनाओं का सही क्रम दिया गया है कि एक अधिनियम के रूप में रॉलेक्ट विधेयक का पास होना हुआ, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और 1919 का में B.G. तिलक का निधन हुआ। तो इससे संदर्भ में ये सभी कालानुक्रम है। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, फिर पूना समझौता हुआ। फिर इसके बाद आता है घटनाओं के सही क्रम में कि सविनय विज्ञ आंदोलन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पूना पैक्ट, फिर क्रिप्स मिशन। तो इसमें भी इसी तरीके से है कि होम रूल आंदोलन हुआ पहले नंबर पर, फिर चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। फिर आता है कालानुक्रम में चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चोरा चोरी की घटना। और भी कालानुक्रम है कि जलियांवाला बाग त्रासदी हुई, फिर स्वराज्य दल का निर्माण हुआ, नौजवान भारत सभा का निर्माण हुआ, फिर दांडी मार्च शुरू किया गया। इसमें सही सुमेलित किए गए हैं जमुना लाल बजाज वर्धा के सत्याग्रह आश्रम से संबंधित है, दादा भाई नेहरू जी बम्बई एसोसिएशन से, लाला लाजपत राय लाहौर के राष्ट्रीय विद्यालय से, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज से संबंधित है।
अब आता है कि कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। 1932 में व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। अब आता है मार्ले मोंटे सुधार के संदर्भ में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र था। साइमन कमीशन एक देशव्यापी आंदोलन था। चोरी चोरा घटना आंदोलन वापस लिया गया और दांडी मार्च में नमक का अवैध निर्माण किया गया। सही सुमेलित इसमें दिखाए गए कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र, जिसमें आता है पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। गदर आंदोलन के सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा घरमान से टुंडी लाल थे। पीट सिंधिया अधिनियम किसके अंतर्गत आया? वॉरेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में है। अब आते हैं अधिनियम के संदर्भ में, जो कि अधिनियम आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, मार्ले मिंटो सुधार कहा गया इसे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशें की गई। स्वाधीनता अधिनियम 1947 में माउंटबेटन प्लान पर आधारित थी। अब आता है आपका, जिसमें अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त संकल्प जो है, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। अब आता है इसमें कि कुछ सुमेलित दिए गए हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम को कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, बेबेल योजना 1945। क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, नेहरू रिपोर्ट 1928, सीआर फॉर्मूला वर्ष 1944, बेबेल योजना 1945, देसाई लियाकत समझौता 1945 में हुआ। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। अब सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में। इसमें और भी सुमेलित दिए गए हैं। बटलर समिति रिपोर्ट, जो भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध था। फिर आता है इसके अंतर्गत हार्टिंग समिति रिपोर्ट, जो कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं थी। हंटर जांच जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। मुंडीबेन समिति रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट पर आधारित है। वर्ष 1929 में जारी की गई दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट्स से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल कब हुआ था? 1860 से 61 के बीच। उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 1865 से 66 के बीच में हुआ था। मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 1878 में। और बंगाल में अकाल 1942 से 43 के बीच हुआ था। सही कथन दिए गए हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई। सैंडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। अब इसमें और भी कई डेट दी गई, जिसमें सूरत विभाजन जो है 1907, सांप्रदायिक अधिनियम 1935, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 से सम्मिलित है। फिर आता है घटनाओं का सही क्रम में। कामागाटो मारू प्रकरण हुआ था, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन, उसके बाद तिलक की होम रूल लीग। फिर आता है और भी घटनाक्रम कि पहले नंबर पर अगस्त प्रस्ताव आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आईएनए का मुकदमा, फिर रॉयल इंडियन नेविगेशन रेटिंग्स का विद्रोह हुआ था। इसके बाद आता है होम रूल आंदोलन पहले नंबर पर हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद सविनय विज्ञान आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें डेट्स दिए गए। ये साइमन कमीशन कब हुआ था? 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई? 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई। इसमें वर्ष और घटनाएं दी गई। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिनियम 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। सही कालानुक्रम है कि सबसे पहले साइमन कमीशन आया, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर क्रिप्स मिशन, फिर देश का विभाजन हुआ। फिर आता है थियोडोर बेक, जो कि संबंधित है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ से। फिर आता है एल्बर्ट विल रिपिन से संबंधित है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। सही क्रम दिया गया है। पहले नंबर पर स्वदेशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, फिर आता है असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद हुआ सविनय विज्ञान आंदोलन। फिर आता है आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला गया, स्वदेशी आंदोलन में, फिर होम रूल आंदोलन में, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन में, फिर सविनय विज्ञान आंदोलन में।
फिर आता है कि गांधी का चंपारण आंदोलन सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये इसका कालानुक्रम है। फिर आता है होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की? लोकमान्य तिलक। नेशनल पार्टी मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कि पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ हुआ था 1909 में। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में। सांप्रदायिक अवार्ड 1932। मुक्ति दिवस 1939 में मनाया गया। अब आता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। सहायक संधि 1798 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 में। सही कालानुक्रम दिया गया है कि सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर वुड्स डिस्पैच का फॉर्मूला आया, फिर बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, फिर उसके बाद रोल एक्ट अधिनियम। अब आता है आपका कि लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, फिर आता है संथाल विद्रोह, फिर आता है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। एल्बर्ट विल विवाद सबसे पहले में घटित घटना है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। सही कालानुक्रम दिया गया है कि क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, फिर कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन योजना। घटनाओं का सही क्रम दिया गया है क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बेबेल ऑफर, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया हुआ था। इसमें सबसे पहले आती है अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन योजना, फिर बेबेल की योजना, फिर मंत्रिमंडल मिशन की योजना आती है, जो कि एक सीक्वेंस वाइज है। पहले नंबर पर हुआ था चंपारण आंदोलन, फिर आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर मोपला विद्रोह, फिर चोरी चोरा की घटना आई हुई थी। और भी अन्य घटनाक्रम है कि पहले नंबर पर नेहरू रिपोर्ट आई थी, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और पूना पैक्ट हुआ था। इसमें भी और योजनाएं हैं कि पहले नंबर पर सी राजगोपालाचारी की योजना आई थी, फिर बेबेल योजना आई थी, फिर कैबिनेट मिशन योजना, फिर माउंटबेटन योजना आई हुई थी। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला बनाया गया था श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? वर्ष 1945 में। इसमें सही सुमेलित दिया गया है मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित है, लेन लेथिगो अगस्त ऑफर से, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से और चेम्सफोर्ड डायरकी से संबंधित है। इसमें कालानुक्रम दिया गया है कि वुड का घोषणा पत्र, फिर हंटर का आयोग आया, सैंडलर आयोग आया और सार्जेंट योजना आई। अब आता है इंदु प्रकाश में एम.जी. रानाडे, नेटिव ओपिनियन में बी.एन. मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज साई मेहता और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर रहे हैं। फिर आता है आपका संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, कोल विद्रोह 1831 में, खासी विद्रोह 1829 में और अहोम विद्रोह 1828 में हुआ। और भी अन्य सुमेलित हैं जिसमें कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को हुआ, पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 में हुआ। एनी बेसेंट के द्वारा गृह शासन आंदोलन चलाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया और अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनके द्वारा किया गया। सही कालानुक्रम दिया गया है कि पहले नंबर पर सीआर फॉर्मूला आया, फिर गांधी जिन्ना बातचीत हुई, बेबेल योजना आई, फिर कैबिनेट मिशन आया। इसमें घटना और वर्ष दिए गए हैं। असहयोग आंदोलन जो कि वर्ष 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। अब आता है और भी अन्य सुमेलित है कि मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के संस्थापक रहे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का प्रारंभ किया था। फिर आता है गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापना की गई? लाला हरदयाल के द्वारा। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। सही घटनाओं का कालानुक्रम है जिसमें मिंटो मार्ले सुधार, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, चोरा चोरी कांड और फिर दांडी यात्रा आता है। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट उपबंध करता है, अधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर रोक लगाता है। इसमें सूची सुमेलित करने के लिए दी गई जिसमें एक दूसरे से सुमेलित ही है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा आया। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और भारत शासन अधिनियम 1919 द्विशासन पद्धति का आरंभ किया गया।
अब आता है घटनाओं का सही क्रम है। पहले नंबर पर सविनय विज्ञान आंदोलन हुआ, फिर व्यक्ति सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसी तरीके से इसमें भी कि पहले नंबर पर साइमन कमीशन, फिर पूना पैक्ट, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन। इसमें आंदोलन सत्याग्रह व सक्रिय संबद्ध व्यक्ति हैं, जिसमें चंपारण में सक्रिय व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद मिल श्रमिक में अनुसुईया बेन और खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल। सही क्रम है, चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, फिर तिलक की मृत्यु हुई, फिर दांडी यात्रा हुई, फिर शिमला समझौता हुआ। इसी में भी कार्यक्रम है कि स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, इसी तरीके से फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर कालक्रम में आता है पूना पैक्ट हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर कैबिनेट मिशन आया। फिर और भी क्रम है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में कि पहले नंबर पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ रॉयल इंडियन नेवी में गदर के द्वारा किया गया था। सही क्रम दिया गया है कि बंग भंग का निर्णय, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज्य को स्वीकार करना, सूरत फाड़, इसके संदर्भ में ये साहित्य कथन दिया गया। कथन और कारण दिए गए, जिसमें कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी और उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो इसमें आपका जो आर है वह गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह किसने कहा था? क्लीमेंट एटली ने। यहाँ या भारत में एक क्रांति होने जा रही है जो और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स ने। प्रथम अणु बम विस्फोट किया गया था हिरोशिमा में। फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी 1789 ईस्वी में। सही कालानुक्रम दिया गया है कि पहले नंबर पर चंपारण आंदोलन हुआ, फिर अमृतसर घटना, फिर मोपला विद्रोह, फिर चोरी चोरा घटना। और भी अन्य कथन सही दिए गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे। अब सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और उसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया। इसमें सही सुमेलित दिए गए हैं। बारदोली गुजरात में है, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में और नोआखाली पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जिसमें संबंध से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट ही कुछ डेट दी गई जिनको आपको डायरेक्ट ही याद करना है कि शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को, अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा की 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। दूसरा आता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये प्रमुख एक घटना है जो कि आपको डायरेक्ट ही याद करनी है। अब आता है इसमें भी घटनाक्रम दिया गया है कि पहले नंबर पर लखनऊ समझौता हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता, फिर सविनय विज्ञान आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी हुई। फिर आता है घटनाओं का सही क्रम दिया गया है कि क्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा हुई, फिर दलाई लामा का भागकर भारत आना, चाउ एन लाई का भारत में आगमन, फिर गोवा मुक्ति, इस तरीके का ही क्रम है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर हुआ था वर्ष 1972 में। भारत में ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ग्रंथ है वह साहित्य से संबंधित थे। अमृत सेन अर्थशास्त्र, चंद्रशेखर खगोलभूत की और बीनू माकड़ क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सही कालानुक्रम दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। घटनाओं का सही क्रम दिया गया है कि 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसमें सही सुमेलित दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो, इकबाल जो है वह 1930 के मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, बटुकेश्वर दत्त जो है वह सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने से संबंधित है। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। अब आता है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन रहे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता रहे। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कोलकाता में। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। राज्य का सचिवालय भवन या राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल को। अब आता है आपका
कि वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। मदर टेरेसा के संदर्भ में सही है कि उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था और वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी और एक समय वे कलकत्ता में शिक्षिका थी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। फिर आता है आपका कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था वर्ष 1959 में। फिर आता है भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ दिसंबर 1971 को। सोवियत संघ रूस बना वर्ष 1991 में। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण पर्ल हार्बर पर आक्रमण था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन तथा जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया, रिचर्ड निक्सन। बिशप टूटू देश से संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। चीन ने वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसे दिया? साइलून को। सही कथन है कि प्लूटो सुकरात के शिष्य थे। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली के में प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ब्रिटिश भारत में विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने जाने वाले लोग संबंधित थे मदुरई से। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से। इसमें राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष के बारे में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय जनसंघ 1951 में। भारतीय समाज साम्यवादी दल 1925 में। AIADMK की स्थापना 1972 में हुई। अब आता इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन रहे? विलियम विल्सन हल्टर। फिर आता है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था उसका नाम था महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया 1885 में। लखनऊ महानगर से संबंधित कथन है कि यह 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशुफउद्दौला नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसको सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया। यहाँ पर यह भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये टॉपिक फिनिश होता है। इसके संदर्भ में अभी तक हमने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट किया। मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हमने 3 पार्ट को कवर किया और जो कि 1 से 1.5 घंटे के बीच के रहे। और इसमें जो एंशियंट इंडिया का है वह 1 घंटे 50 मिनट का और आपका मेडिवल इंडिया का जो है वह 1 घंटे 20 मिनट का ये चैप्टर रहा। इस तरीके से आपकी पूरी हिस्ट्री फिनिश होती है। हिस्ट्री को इस क्लास में फिनिश किया गया है इसके अंतर्गत, जो कि आपकी रिवीजन के तौर पर शुरू की गई है, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, आपकी आरओ वनडे एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको रिवीजन होगा और रिवीजन के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को भी रिकॉल कर पाएंगे कि आपके कहाँ वीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो और बार बार इस वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिल सके। और भी इसी तरीके की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। और नेक्स्ट पार्ट में मतलब कि नेक्स्ट क्लास में आपको पॉलिटी के साथ मिलेंगे, जो कि इस घटनाक्रम का जो कि जीएस पॉइंटर है, इसका सेकंड चैप्टर है पॉलिटी। तो पॉलिटी के संदर्भ में आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।